हेलो एवरीवन, दिस इज़ उज्जवल भारद्वाज। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल एटम। तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं उसके बारे में, हमने क्या पढ़ा था। तो थॉमसन जब मॉडल हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था भाई कि एक थॉमसन ने क्या काम करा, एक वाटरमेलन लिया और उसे कट करा, और जो उसका रेड वाला पार्ट था उन्होंने उसे बता दी कि भाई ये क्या है, ये प्रोटॉन है सर। हालांकि प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, उन्होंने बताया था कि ये सब प्लस चार्ज है, जो रेड रेड एरिया था वहां पर। तो वो क्या बताया था, प्रोटॉन। प्रोटॉन उसे नाम बाद में दिया गया, अभी तक यही पता था कि ये जो चार्ज है ये प्लस चार्ज है। और जो हमारे सीड्स थे, बीज, इन्हें क्या बता दिया गया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर हमने पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या काम करा, कुछ साइंटिस्ट थे, उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा। तो उसको जो हमें कंक्लूजन था वो क्या मिला, उन्होंने बताया कि भाई एक, उन्होंने थॉमसन से थोड़ा हटकर बताया कि एक एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लेकिन क्या था कि वो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार घूम रहे थे उनके हिसाब से कि वो, अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा देखो तो क्या होगा, अपनी एनर्जी को लूज करेगा फिर रेडिएट करेगा। तो एनर्जी को लूज करते करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऊपर होता है माइनस चार्ज, और ये जो हमारा न्यूक्लियस था इसमें क्या था, प्लस चार्ज। उससे क्या होगा कि ये जो माइनस चार्ज है ये प्लस चार्ज है, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। इनकी तरह ये जो प्लस चार्ज होगा माइनस चार्ज को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज एनर्जी को लूज करता हुआ नीचे की ओर आ जाएगा। इससे क्या होगा कि दोनों आपस में मिल जाएंगे और क्या हो जाएगा, चार्ज हमारा जीरो बन जाएगा। इससे क्या होगा, एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब अगर निगेटिव और पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर मिल गए तो एटम तो डेस्ट्रॉय हो गया, एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कुछ भी मैटर, कुछ भी वस्तु हमारे आसपास नहीं होगी। तो यही क्या था, रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक था। तो इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए 1912 में, 1912 में क्या हुआ, नील बोर ने अपना एक मॉडल दिया। तो हम समझते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो भाई जब बोर ने अपना मॉडल दिया तो उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था एक्सीलरेशन वाला, कि भाई सर्कुलर मोशन वाला, कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी भी ऑर्बिट में तो वह अपनी एनर्जी को रेडिएट या फिर एब्जॉर्ब करेगा। उन्होंने बताया कि अगर न्यूक्लियस के जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेंगे हमेशा, ना ही तो वह एनर्जी को रेडिएट करेंगे और ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो जैसा कि रदरफोर्ड भी बता चुके थे कि एक वही बीच में क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक प्लस चार्ज है और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वही बोर ने बताया कि यहाँ पर वही न्यूक्लियस है, उसमें प्लस चार्ज है हमारा, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में। और उन ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम क्या दे दिया भाई, के, एल, एम, एन। तो अब भाई बात आती है कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो नील बोर ने हमें बताया कि जो ये जो हमारा के सेल है, इस ऑर्बिट को हम सेल ही बोलते हैं। ये जो ऑर्बिट है ना हमारा, इसे हम क्या बोल सकते हैं, शेल। तो जो हमारा के सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो होंगे दो इलेक्ट्रॉन। के बाद आता है फिर हमारा एल, एल शेल। एल में कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर एम आएगा, एम में कितने होंगे, 18। फिर एन, फिर इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी, नंबर बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हमारा ऑर्बिट क्या होगा, इंक्रीज करते जाएंगे। ये किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको बताने के लिए एक फॉर्मूला है 2n²। मतलब n क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सा नंबर का ऑर्बिट है।
और उसका स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो क्या होगा, उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमें पता चल जाएगा यहाँ से। देखिए अब एग्जाम्पल लेते हैं हम के। जो हमारा के सेल होता है, के वो क्या होता है, नंबर 1 पे रखा, नंबर 1 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं, देखो कितने होते हैं, 2। एन की वैल्यू क्या है, 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2। तो जो हमारा के सेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। देखिए हमने यहाँ पर बताया था 2 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही आप एल में चेक कर सकते हो, एम में चेक कर सकते हो। एम के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 3। एन की वैल्यू रख दो यहाँ पर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा एम सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले से क्या होगा, आप आगे जितने हमारे ऑर्बिट होंगे उनके आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो कि भाई किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो भाई नील बोर ने में आगे बताया कि एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन ना ही तो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा, और ना ही एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। तो उससे क्या होगा, वो जो हमारी पिछली वाली कंडीशन बन रही थी रदरफोर्ड मॉडल में कि जो न्यूक्लियस में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन मिल रहा था जाकर, उससे क्या हो रहा था, एटम जो है अनस्टेबल था, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। तो भाई नील बोर ने काम करा, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई क्या होगा, अगर किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो ना ही तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, ना ही एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। उससे क्या होगा भाई, हमारा जो एटम है वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है क्या होंगे वे स्टेशनरी, मतलब एक ही ऑर्बिट में घूमते रहेंगे वे। तो नील बोर ने में एक बात और बताई कि भाई ईच एनर्जी लेवल और शेल हैज़ फिक्स्ड एनर्जी। जो अलग अलग लेवल और अलग अलग शेल होते हैं उनकी अपनी एक अलग अलग एनर्जी होती है, उनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है। भाई जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो सर्कुलर मोशन वाला, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर उसके बीच में एक अपोजिट चार्ज है, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को रेडिएट करेगा या एब्जॉर्व कर रहा होगा एनर्जी को, तो क्या होगा, वो इस तरीके से हमारा पाथ बन जाएगा और वो स्प्रेस चार्ज में जाकर न्यूक्लियस में जाकर मिल जाएगा। तो भाई इस चीज़ की एक्सप्रेशन किस प्रकार दी नील बोर ने, चलिए देखते हैं। उन्होंने बताया कि भाई सपोज करो इस वाले के सेल है ये, यहाँ पर क्या हमारा न्यूक्लियस है प्लस चार्ज, और इस के सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है सब, और वो अपने से हाइयर वाले सेल में चला गया। अब हाइयर वाले सेल में जाएगा क्यों भाई, क्योंकि वो तो रिवॉल्व कर रहा है आराम से। रिवॉल्व करते करते मानो उसके पास एक एनर्जी उसने एब्जॉर्व की, उसकी एनर्जी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज करेगी तो भाई इससे क्या होगा, यहाँ पर रहा नहीं जाएगा, तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा, अपने से ऊपर वाले सेल में चला जाएगा। तो ऊपर वाले सेल में जाकर क्या होगा, जो अगर एटम था भाई के, जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो के सेल का था, चला कहाँ पर गया, अपने से ऊपर वाले सेल में चला गया। तो वहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा ना बहुत ही अनस्टेबल होगा, मतलब उससे रुका नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, वो कुछ देर रुकेगा, 1 सेकंड का भी छोटा सा पार्ट, उतनी देर के लिए रुकने के बाद क्या होगा, वो वापस अपने ही सेल में आएगा जहाँ पर पहले से था। और जितनी एनर्जी उसने क्या करी थी, एब्जॉर्व करी थी ना, तो आते हुए वो क्या करेगा, उसी एनर्जी को लूज कर देगा, रेडिएट कर देगा। तो उससे क्या होगा, एनर्जी का ना ही तो गेन हुआ और ना ही एनर्जी का लॉस हुआ। तो अगर हम ओवरऑल व्यू देखें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, स्टेशनरी है, मतलब जिस ऑर्बिट में मैं घूम रहा था उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। ये जो प्रोसेस हुआ हमारा कि भाई एनर्जी को एब्जॉर्व करा और वो ऊपर चला गया, और एनर्जी को रेडिएट करा उसने नीचे आते वक्त, ये कुछ ही सेकंड, मतलब 1 सेकंड का छोटा सा पार्ट था, इतनी देर के लिए हुआ ये प्रोसेस। लेकिन ओवरऑल क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो भाई क्या है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट या फिक्स्ड सेल में ही रिवॉल्व करता रहेगा। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ना ही तो एनर्जी को रेडिएट करेगा और ना ही एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। कि जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से एक हायर एनर्जी लेवल की ओर जाएगा, मतलब ये लोअर एनर्जी लेवल था, इसके ऊपर वाले लेवल पर जाएगा, तो क्या होगा, वो एनर्जी को क्या करेगा, वो गेन करेगा, मतलब एनर्जी से एब्जॉर्व करेगा वो एनर्जी को। अगर लोअर से हायर की तरफ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, उसके अपोजिट क्या होगा, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से एक लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आ रहा है, तो क्या होगा, वो एनर्जी को क्या करेगा, वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, मतलब एनर्जी को वहाँ पर लॉस होगा।
तो ओवरऑल क्या होगा, एनर्जी एक कंजर्व रहेगी, ना तो एनर्जी का गेन हुआ और ना ही एनर्जी का लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन जहाँ था उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। फाइनली हमारा ये नील बोर ने बताया, जो कि रदरफोर्ड का एक बहुत ही तगड़ा ड्रॉबैक था, जिससे क्या हो रहा था, एटम अनस्टेबल हो रहा था भाई, कि एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। उसी ड्रॉबैक को किसने दूर करा, नील बोर ने दूर कर दिया ये एक्सप्लेनेशन देते हुए, कि ना ही तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है और ना ही एनर्जी को एब्जॉर्व करता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हुए। तो भाई जो सेल थे हमारे के सेल एल एम एन, जो के सेल होता है वो क्या होता है, मिनिमम एनर्जी, इसके पास सबसे कम एनर्जी होती है। और जो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे उसके पास फिर क्या होगा, आप हाई एनर्जी की तरफ मूव करोगे, मतलब नीचे से ऊपर की जाने नीचे से आप ऊपर की तरफ जाओगे। यहाँ से जैसे जैसे आप चलते रहोगे ऊपर की तरफ, जो ऑर्बिट आते रहेंगे ना, उनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाइयर होगी पिछले वाले के कंपेयर में। तो देखिए 1912 1912 तक 1912 तक हमें यह भी ज्ञात हो चुका था कि भाई एक एटम है, जो एटम है उसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। थॉमसन, रदरफोर्ड और नील बोर, तीनों मॉडल पढ़ने के बाद हमें इतना तो चल गया था पता कि भाई एक एटम की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। और जो पॉजिटिव चार्ज था न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या था, वो हमारा प्रोटॉन था। वो किसने बताया था, वो रदरफोर्ड ने बता दिया था कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन होता है। बहुत, और अभी तक एक बहुत अहम चीज मिसिंग थी, वो क्या थी, जिसका अभी तक कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाया था, वो था न्यूट्रॉन। तो जिसे 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।